गुड मॉर्निंग बच्चों। सरस्वती विद्या विहार के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर संजय शर्मा एक नया वीडियो लेकर आज आपके सामने फिर आया हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनजातियों की चर्चा कर रहे थे और भारतीय जनजातियों के अंदर सबसे पहले हमने एस्किमो जनजाति के बारे में चर्चा की, उसके बाद में हमने बुशमैन जनजाति के बारे में चर्चा की और बुशमैन के बाद में हमने भारतीय जनजाति भील जनजाति के बारे में भी चर्चा की। आज का जो हमारा वीडियो है वो भी भारत की एक जनजाति से संबंधित है और भारतीय जिस जनजाति का आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं, इसकी चर्चा करने वाले हैं, इसका नाम है गौंड जनजाति। आज का हमारा जो वीडियो है पूरी तरह गौंड जनजाति से संबंधित है और इसी में हम चर्चा करेंगे कि गौंड शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि गौंड जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है और निवास करने के साथ साथ में इनके आवास या मकान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आवास या मकान जो होते हैं वो कैसे होते हैं। और फिर यदि समय बचा तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे इनके खान पान की। सबसे पहले हम चलते हैं गौंड जनजाति के अर्थ के ऊपर कि इसका क्या तात्पर्य है, शासित भावार्थ क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, गौंड जनजाति है वो विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है। यदि जनजातीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो गौंड जनजाति है और ये विश्व के साथ साथ में हमारे भारत का भी सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये जो जनजाति है ये मुख्य रूप से हम देखे भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करती है। अब प्रायद्वीप शब्द की पहले चर्चा कर चुके कि भारत का जो दक्षिणी भाग है तीर और पानी से घिरा हुआ है, इसी कारण से प्रायद्वीप कहा जाता है और भारत के प्रायद्वीपीय भाग में निवास करने वाली ये सबसे बड़ी जनजाति है। यदि इसको मैप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का जो मध्यवर्ती भाग है वहां इसका निवास क्षेत्र मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है। वैसे जो गौंड शब्द है इसका शाब्दिक जो तात्पर्य है बच्चों वो गौंड शब्द से लिया गया है और गौंड शब्द का तात्पर्य होता है पहाड़ी से होता है, अर्थात एक ऐसी जनजाति जो पहाड़ी भागों में रहती है उसे ही गौंड जनजाति के रूप में जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण ही इसे गौंड क्षेत्र या गौंडा क्षेत्र से संबोधित किया गया है और इसी आधार पर इसका नामकरण होता है भारत के पहाड़ी भागों में रहने वाली जनजाति। ये भारत की प्राचीन कालीन जनजाति, ऐसा नहीं कि अचानक ही ये जनजाति हमारे सामने आई, एक लंबा इसका इतिहास रहा है और गौंड जनजाति के जो लोग हैं उनको कोल भी कहा जाता है, कोल्टूर या कोल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। प्रादेशिक आधार पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस जनजाति का भारत के मध्यवर्ती भाग में लंबे समय तक शासन रहा। ये जो भारत का मध्यवर्ती भाग आप देख रहे हैं, विशेष रूप से देखिए विंध्याचल है, सतपुड़ा वाला भाग हो गया और उसके बाद हम देखेंगे दुर्ग बस्तर वाला भाग है, गढ़जात पहाड़ियां है, गढ़मांडला है। ये पूरा जो पर्टिकुलर एरिया है ये विशेष रूप से गौंड जनजाति के द्वारा शासित क्षेत्र रहा था। तो हम देखें मुख्य रूप से गढ़मांडला हो गया, देवगढ़ हो गया, चांदा हो गया और खेड़ला जो क्षेत्रफल पे इनमें विशेष रूप से गौंड जनजाति का अधिकार रहा था। लेकिन कालांतर में मुगल शासक आए और मुगल शासकों के बाद में अंग्रेज लोग आए और जैसे ही मुगल और अंग्रेज लोग आए इस जनजाति के लोगों का उनके साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया और प्रादेशिक आधार पर के अंदर जो लड़ाइयां हुई उनके परिणाम से धीरे धीरे इनका जो आधिपत्य था वो कमजोर होता गया और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई अब मुगल और अंग्रेजों के संघर्ष के पश्चात कि आधिपत्य के स्थान पर ये सिर्फ एक आदिम जनजाति बनकर ही रहेंगे। तो ये गौंड जनजाति का एक इतिहास था जो हमारे सामने था। आज भी हम देखें गौंड जनजाति जो है दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है
तो हम चलते हैं अब आगे कि गौड़ जनजाति का निवास क्षेत्र कौन कौन सा, कहाँ पर ये निवास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए गौड़ जनजाति मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत का जो मध्यवर्ती भाग है उसके अंदर मध्य प्रदेश नामक जो राज्य है उसमें, मध्य प्रदेश के साथ साथ में छत्तीसगढ़ नामक राज्य में, छत्तीसगढ़ के साथ साथ में झारखंड नामक राज्य में, और झारखंड के साथ साथ में उड़ीसा, और उड़ीसा के साथ साथ में तेलंगाना, और तेलंगाना के साथ साथ में महाराष्ट्र, और इन सबके साथ साथ में हम देखें पूर्वी भारत के अंदर जो असम नामक राज्य मिलता है, इन राज्यों में विशेष रूप से गौड़ जनजाति का फैलाव हमें देखने को मिलता है। तो आप ये मान के चलिए कि भारत का जो मध्यवर्ती भाग है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, महादेव की पहाड़ियां हैं, मैकाल की पहाड़ियां हैं, उनमें विशेष रूप से देवगढ़ उच्च पठारी क्षेत्र, यहाँ पर विशेष रूप से गौड़ जनजाति का हमें निवास देखने को मिलता है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बन जाता है कि गौड़ जनजाति के निवासी क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए या मानचित्र में गौड़ जनजाति के द्वारा जो निवासी क्षेत्र उसको दर्शाइए। तो ध्यान रखना आपको, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको आपको मैप के अंदर शो करना है, और कौन कौन से राज्यों में निवास करते हैं वो भी आपके सामने। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, वो क्लियर हुआ कि गौड़ जनजाति कहाँ पाया जाती है, भारत के से कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर विशेष रूप से गौड़ जनजाति का फैलाव पाया जाता है और उनके द्वारा आवासीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं बच्चों आगे, गौड़ जनजाति का जो आवास होता है, मकान होता है, वो कैसा होता है। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि गौड़ जनजाति आदिम जनजाति, और आदिम जनजाति होने के कारण दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। उबड़ खाबड़ जो पहाड़ी भाग है, पहाड़ों के कटक है, पहाड़ों के जो शिखर है, ऐसे क्षेत्रों में जनजाति निवास करती है। और इसी कारण इनके द्वारा जो निवासी क्षेत्र मिलता है उसमें बड़ी बड़ी बस्तियां न मिलकर छोटे छोटे गांव पाए जाते हैं, या छोटी छोटी बस्तियों के समूह पाए जाते हैं। और ऐसी छोटी छोटी की जो बस्तियां होती है, आवास क्षेत्र जो होता है, उनको बनाने के लिए या बनाने से पूर्व, मकान बनाने से पूर्व जैसे हमारे द्वारा मुहूर्त निकलवाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस जनजाति के लोग भी मकान बनाना प्रारंभ करने से पहले शगुन निकलवाते हैं। यानी तरह से मान के चलिए आप कि मुहूर्त निकलवाते हैं, और मुहूर्त निकलवा करके मकान के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो इनके द्वारा प्रारंभ की जाती है। अब मकान बनना प्रारंभ हो गया। मकान बनाने के लिए यहाँ पे जैसे हम देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र है, यातायात और परिवहन की पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं है, तो ऐसी स्थिति कारण यहाँ पर जो कुछ उपलब्ध होता है, विशेष रूप से घास है, फूस है, कपड़े है, कटीली झाड़ियां हैं, पेड़ों के तने होते हैं, पेड़ों के आम छाले होती हैं, वृक्षों की पत्तियां होती हैं, इन सभी सामग्री का ही ये लोग अपने मकान बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इनके जो मकान बनाए जाते हैं उन मकानों में विशेष रूप से घास फूस और कपड़े की प्रधानता पाई जाती है। मकान जो होते हैं उसमें भी अधिकांश मकान जो होते हैं झोंपड़ियों के रूप में, झोंपों के रूप में, गुंबदाकार रूप में देखने को मिलते हैं। और ऐसे गुंबदाकार मकानों के अंदर ये रहने का स्थान अलग बनाते हैं, रसोई के या भोजन पकाने के लिए स्थान अलग बनाते हैं, अन्न भंडारण के लिए इनका जो स्थान होता है वो अलग होता है, और साथ साथ में पशुओं को रहने के लिए जो स्थान होता है वो अलग बनाया जाता है। अर्थात हम ऐसा कहें कि एक ही मकान के अंदर एक ही जो बड़ा झोंपा होता है उसके अंदर ये लोग अलग अलग भागों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्थान क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। साथ ही जब मकान बनाने का शुभ मुहूर्त निकल आता है, शगुन निकल आता है, तो मकान बनाना प्रारंभ करने से पहले ये लोग क्या करते हैं, पशुओं की बलि भी देते। स्थानीय जो देवी देवता होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए इनके द्वारा पशुओं की बलि दी जाती है। और ऐसा मानते ही पशुओं की बलि देकर जो मकान बनाना प्रारंभ किया जाएगा तो ऐसे मकान में इनको किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। मकान बन जाने के पश्चात या जो झोंपा इनके द्वारा बनाया जा रहा है उसमें बन जाने के पश्चात इनके द्वारा जब पहली बार प्रवेश किया जाता है, इसको हम ऐसा कहें हमारी भाषा के अनुसार गृह प्रवेश जो होता है, ठीक वैसे ही मकान में प्रवेश करने के लिए भी शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, मकान में प्रवेश करते हैं। इनकी जो मकान होते हैं वो झोपड़ियों के झुंड के रूप में मिलते हैं। जैसे हम कहें कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता है
और जहाँ पर कृषि करने के लिए आदर्श दशाएं विद्यमान होती है वहां पर ये लोग मकान बनाएंगे। तो स्थानीय और आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रख कर ही ये लोग क्या करते हैं, अपने मकान बनाते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि जो गौड़ जनजाति के लोग हैं उनका खान पान कैसा होता है, भोजन कैसा होता है, खाने पीने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है। तो ध्यान दीजिए, आदिम लोग होने के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, वहां पर जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उस खेती से जो भी इनको खाद्यान्न मिलता है, अन्न मिलता है, उसका ये लोग भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। इनके द्वारा जो की जाने वाली जो कृषि होती है वो विशेष रूप से हम देखें तो स्थानांतरित कृषि के रूप में होती है, झूमी कृषि के रूप में होती है। और ऐसी कृषि को इनकी भाषा में स्थानीय स्तर पर दिप्पा कृषि के नाम से जाना जाता है। दिप्पा कृषि इन लोगों के द्वारा की जाती है और जीवों का ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। शिकार से प्राप्त जो जीव जंतु उनका भोजन के लिए प्रयोग करते हैं और साथ साथ में इनके द्वारा जो कृषि की जा रही है उस कृषि से जो भोज्य पदार्थ इनको प्राप्त होते हैं उसका ये लोग अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। साथ ही जंगल व्यापक रूप से मिलते हैं, इनका जो निवास क्षेत्र होता है दुर्गम पहाड़ी और जंगलों में मिलता है। इसी कारण जंगलों से जो कंद मूल फल प्राप्त होते हैं उनका भी ये लोग अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। साथ साथ में हम देखें कोदू और कुटकी नामक जो अनाज होते हैं, कोदू और कुटकी नामक अनाज जो होते हैं वो गौड़ जनजाति की खाद्य सामग्री में या भोज्य सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका ये लोग सबसे ज्यादा खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इन लोगों के द्वारा घरों में सब्जियां उगाई जाती हैं और घरों में जो सब्जियां उगाते हैं उनका ये प्रयोग करते हैं। और साथ साथ में उत्सवों और त्योहारों के दौरान जब भी कोई उत्सव होता है, त्योहार होता है, तो इन लोगों के द्वारा चावल भी बनाए जाते हैं। और साथ साथ हम देखें कि लोगों के द्वारा एक चीज हम और देखते हैं कि जो उत्सव चल रहे थे चावल तो बनाए जाएंगे, साथ साथ में देवी देवताओं को उत्सवों के दौरान प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि भी दी जाती है। ये लोग स्थानीय स्तर पर जो दशाएं देखने को मिलती उन दशाओं के आधार पर धूम्रपान भी करते हैं। और धूम्रपान के साथ साथ में इनके निवासी क्षेत्र में वृक्ष मिलता है, महुआ नामक वृक्ष मिलता है। तो महुआ नामक वृक्ष के द्वारा जो शराब बनती है उस शराब का भी लोग क्या करते हैं, अपने उत्सवों के दौरान सामान्य जीवन में शराब का भी लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी बच्चों को गौड़ जनजाति के भोजन से संबंधित थी, किस प्रकार से खाना बनाते हैं, कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उत्सवों के दौरान क्या किया जाता है, कि पूरी की पूरी जो दशाएं थी गौड़ जनजाति की खान पान से संबंधित थी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है गौड़ जनजाति की आर्थिक क्रियाएं, कि गौड़ जनजाति के लोग कौन कौन से कार्य करते हैं। और जैसे ही आर्थिक क्रियाओं की चर्चा आती है तो आपको पता है जनजातियां जो होती है प्रकृति के अधीन रहती है, प्रकृति प्रदत्त दशाओं के अंदर रहती है। तो ऐसी स्थिति के कारण इनकी जो आर्थिक क्रियाएं होती है ज्यादा विकसित न होकर प्रकृति के अधीन ही पाई जाती है। इसी कारण गौड़ जनजाति की जो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया हमें देखने को मिलती है वो कृषि के रूप में देखते हैं। खेती लोग करते हैं, जो पहाड़ी ढाल होते हैं और उनके बीच में समतल घाटियां, समतल मैदानी भाग होते हैं, वहां पर इनके द्वारा कृषि की जाती है। कृषि करने के लिए ये जो घने जंगल होते हैं उनको काट देते हैं या फिर उनको जला देते हैं। तो वनों को काटकर और जलाकर सबसे पहले इनके द्वारा खेत तैयार किए जाते हैं। और ऐसे जो वनों को जलाया जाता है या फिर काटा जाता है तो ऐसी कृषि को झूमी कृषि के रूप में, इनके स्थानीय रूप से दिप्पा कृषि के रूप में जानते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला जो भाग है वहां पर इस प्रकार की जो झूमिंग या दिप्पा कृषि होती है उसको पेंडा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। 2-3 साल तक ये लोग उसी भूमि पर खेती करते हैं, 2-3 साल बाद में भूमि अनउपजाऊ सी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान को छोड़कर एक नया स्थान के द्वारा चुन लिया जाता है, वहां पर फिर उसी प्रकार से झूमी कृषि की जाती है। अब ये लोग खेतों में नमी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं या फिर हम ऐसा कहें बांस जो होते हैं उनको खेतों की मेड़ पर रख देते हैं ताकि मिट्टी का कटाव भी नहीं हो और साथ साथ में मिट्टी के अंदर नमी बनी रहे। तो मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए और कटाव को रोकने के लिए बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग
किया जाता है। तो ऐसी स्थिति जो देखने को मिलती है विशेष रूप से हमें गौड़ जनजाति के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही ये लोग क्या करते हैं, पशुपालन या पशुचारण की प्रक्रिया भी करते हैं, पशुओं को पाला जाता है। स्त्रियों के द्वारा जंगलों में जाकर कंद मूल और फल का एकत्रण किया जाता है, वृक्षों की टहनियों का एकत्रण किया जाता है, पेड़ों की पत्तियों का, छालों और गोंद का एकत्रण किया जाता है। और साथ साथ में जंगलों में जो शहद एकत्रीकरण का कार्य वो भी ये लोग विशेष रूप से करते हैं। तो शहद एकत्रीकरण, कंदमूल, फल एकत्रीकरण, साथ साथ में हम देखें जड़ी बूटियों का एकत्रीकरण इन लोगों के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। और जो केवट वर्ग होता है वो गौड़ जनजाति का एक वर्ग होता है, केवट वर्ग, वो मत्स्य पालन का कार्य भी करता है। तो कृषि के साथ साथ में मत्स्य पालन की प्रक्रिया, पशुपालन की प्रक्रिया, कंदमूल फल संग्रहण की प्रक्रिया, आखेट और शिकार की प्रक्रिया और शहद एकत्र की प्रक्रिया, ये सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं बच्चों जो विशेष रूप से गौड़ जनजाति की आर्थिक क्रियाओं के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं तक सीमित रहेगा। आज हमने चर्चा की गौड़ जनजाति की। गौड़ जनजाति का अर्थ क्या होता है, कहाँ निवास करते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में रहते हैं, उनका भोजन कैसा होता है और भोजन के साथ साथ में उनके घर किस प्रकार के बनते हैं और साथ साथ में गौड़ जनजाति की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो किस किस प्रकार की होती है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में समाई थी। गौड़ जनजाति से संबंधित अन्य जो दशा है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज तक हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।